हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेव में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेव क्या होती है। तो सबसे पहले हम वेव को डिस्कस करते हैं। ओके, तो वेव का मतलब होता है बच्चों डिस्टरबेंस। वेव का मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस। ओके, तो डिस्टरबेंस क्या होता है ध्यान देंगे। इसका फुल फॉर्म होता है W फॉर है विड्थ। क्या है बच्चों? W फॉर विड्थ, A फॉर एम्पलीट्यूड, A फॉर एम्पलीट्यूड, ओके, एंड V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी, एंड E फॉर एनर्जी, E फॉर एनर्जी। ओके बच्चों, तो जब भी कभी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है तो उसमें इतनी सारी चीजें एक साथ होल्ड करती हैं। क्या करती हैं बच्चों? एक साथ इतनी कंडीशंस होल्ड करती हैं। यानी कि वेव क्या होता है, तो ध्यान देंगे, वेव किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस एक ऐसा डिस्टरबेंस होता है जो मीडियम में तब तक आगे एडवांस करता है विद ऑल दीज थिंग्स जब तक कि मीडियम खत्म नहीं हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड वेव डिस्टरबेंस। अब बच्चों ध्यान देना, वेव यहाँ पर दो तरह की होती है। एक आपकी होती है बच्चों मैकेनिकल वेव। क्या होती है प्यारे बच्चों? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव का मतलब होता है रिक्वायर्स मीडियम, रिक्वायर्स मीडियम, यानी कि ऐसी वेव जिन्हें चलने के लिए किसी ना किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम लोग क्या कह लेते हैं? मैकेनिकल वेव कह लेते हैं। गॉट दिस। और दूसरे नंबर पर होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ईएम वेव। क्या कहते हैं? ईएम वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये डोंट रिक्वायर मीडियम, इन्हें चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है बच्चों साउंड। क्या है? साउंड। और इसका एग्जांपल है लाइट, यानी कि लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेव। क्या होता है? डिस्टरबेंस होता है किसी मीडियम में प्रोड्यूस, जो मीडियम में तमाम सारी चीजों के साथ विड्थ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एनर्जी के साथ चलता है बिना अपना शेप बदले हुए, कब तक? जब तक कि मीडियम खत्म नहीं हो जाता है। ओके बच्चों, तो लेट्स सी। इसके आगे अब हम बात करते हैं एसएचएम को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, एसएचएम में सबसे पहले हमें जानना है पीरियोडिक मोशन क्या होता है। क्या जानना है बच्चों? पीरियोडिक मोशन। तो लेट्स सी व्हाट आर पीरियोडिक मोशन। ध्यान देंगे बच्चों, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें बॉडी या पार्टिकल अपने पाथ को एक फिक्स ड्यूरेशन बाद क्या करता है? रिपीट करता है। तो बॉडी के इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं such a motion of a body in which it repeats its path after a fixed interval of time, after a fixed interval of time is called periodic motion। क्या कहलाता है बच्चों? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ओके, तो ध्यान देना पीरियोडिक मोशन क्या होता है। गॉट दिस। और ध्यान देना, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ डिफरेंट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, डिफरेंट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। बच्चों किसी क्लॉक की डिफरेंट सुई जो होती हैं वो जो मोशन करती हैं एक फिक्स ड्यूरेशन बाद अपने पाथ को क्या करती हैं? रिपीट करती हैं। तो उसके इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कह लेते हैं। ओके बच्चों, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। क्लियर है?
और जो फिक्स टाइम होता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन, अबाउट द सन। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का बच्चों पीरियोडिक मोशन होता है, एक फिक्स ड्यूरेशन बाद बात करता है। जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का जो पीरियड है पर डे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, तो उसे भी हम लोग पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। तो ध्यान देंगे बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन क्या है इसको समझते हैं। ऑसिलेटरी मोशन में भी बॉडी अपने पाथ को रिपीट करता है एक फिक्स ड्यूरेशन बाद, लेकिन किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करता है, तो उसके इस मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो हम कहते हैं सच अ मोशन, सच अ मोशन ऑफ अ बॉडी, of a body in which it repeats its path to and fro about its mean position after a fixed time interval is called oscillatory or vibratory मोशन। क्लियर है बात बच्चों? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या कह सकते हैं बच्चों? मोशन ऑफ जो सिंपल पेंडुलम है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये जो है बच्चों क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। गॉट दिस डियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं, ये जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है ना, वो सारे के सारे कैसे हैं? पीरियोडिक मोशन है। लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर हम स्टार पॉइंट में लिखते हैं कि ऑल oscillatory motion are periodic, but all periodic motion may or may not be oscillatory। गॉट दिस? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब बच्चों जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, नहीं है। राहुल भैया होंगे 12th राहुल से बोल दो कि निकाल के तुम्हें दे दे लैब्स। ओके बच्चों, तो ये हो जाता है ऑसिलेटरी मोशन। गॉट दिस? अब हम बात करेंगे यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो SIMPLE सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है बच्चों, ध्यान देंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे। when a body repeats its path, when a body repeats its path about mean position approx in a straight line is called simple harmonic motion, is called simple harmonic मोशन। क्या कहलाता है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। गॉट दिस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो जब कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट लगभग स्ट्रेट लाइन में अपने पाथ को रिपीट करता है तो उसके इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्लियर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं इट्स टू अ पीरियोडिक मोशन, इट्स टू अ पीरियोडिक मोशन। ये भी क्या कहलाता है, एक पीरियोडिक मोशन कहलाता है। गॉट दिस। तो ये चीज बच्चों ध्यान रखना है। फाइन। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। किसकी बात करेंगे बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ध्यान देंगे व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। तो हम बात करेंगे बच्चों यहां पर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, ध्यान देंगे। जैसे हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ लिया, ठीक उसी प्रकार से पीरियोडिक फंक्शन की बात करेंगे हम बच्चों। तो ध्यान देंगे such a function which repeats itself is called a periodic function। क्या कहलाएगा बच्चों, एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ओके, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। गॉट दिस। चलो पूरा ही लिख लेता हूं, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ओके बच्चों। फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल टू, ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगा बच्चों। ये y डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगा। इसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है आपका y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और दूसरा है बच्चों y इक्वल टू a कॉस ओमेगा t। तो ये दोनों ही क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। इसमें t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है। तो ध्यान देना जो साइन का फंक्शन होगा वो इस तरह से यहाँ ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। साइन का जो फंक्शन है वैसे ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। गॉट दिस। और बच्चों ये जो कॉस का फंक्शन है वो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू से चलना स्टार्ट करता है। दिस इज कॉस का फंक्शन। ओके। और ध्यान देना है ये जो होता है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की लोकेशन होती है, और इधर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y, और इधर क्या है, टाइम है। इसी तरह से ये ओरिजिन है, और यहाँ पर इधर क्या रिप्रेजेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो ध्यान देना है एक साइकिल कंप्लीट करने का जो समय होता है वो टाइम पीरियड t है। तो आधा साइकिल कंप्लीट करने का समय t/2 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है तो ये t है, और ये आधी साइकिल कंप्लीट हो रही तो t/2 है। ये उसकी भी आधी है तो t/4 है, ये 3t/4 है, एंड सो ऑन। क्लियर है। तो ये होता है साइन फंक्शन, ये होता है आपका कॉस फंक्शन, और दोनों ही क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। क्योंकि t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोग
डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। ओके बच्चों, तो ये तो थी बात आपके पीरियोडिक फंक्शन की। गॉट दिस? तो यहां तक की चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं अब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और उससे पहले हम कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या है कुछ। ओके बच्चों, तो हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस। ओके, तो आइए देखते हैं बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या है, इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों आइए बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड क्या है। क्या चीज बच्चों? डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है? बच्चों ध्यान दो, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम का केस ले लिया, ये रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड से हम कोई ब्लॉक ऐसे यहाँ पर अटैच कर देते हैं और इसको इधर से ऐसे क्या कर दिया हमने, डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो ये इस तरह का मोशन ये करने लगता है। तो ये जो लोकेशन होती है इसे हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, और एक ये और ये जो पोजीशन है इसे हम लोग कहते हैं बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन, EP। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। गॉट दिस? तो किसी भी टाइम टी पर जब भी आपकी नजर पड़े तो ये मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। और मीन पोजीशन के इधर साइड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब यहां से लेकर के ये तक जो है वैल्यू, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है A। तो हम कह सकते हैं A जो होता है ना, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है बात? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव इसलिए कि मीन पोजीशन के राइट साइड पॉजिटिव और मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड निगेटिव। इसी तरह से मीन पोजीशन के अबव पॉजिटिव और मीन पोजीशन के बिलो निगेटिव ले लेते हैं। गॉट दिस बच्चों? तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान देना है, मीन पोजीशन से किसी एक तरफ मैक्सिमम जाना, लौट करके मीन पोजीशन से होकर के दूसरी तरफ मैक्सिमम जाना, और फिर से मीन पोजीशन में आना, ये एक साइकिल कहलाता है। तो ध्यान देना है, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या कहलाता है बच्चों? टाइम पीरियड कहलाता है, और इसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट दिस? और ध्यान देना है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ये कहलाता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, और N से लिखते हैं, और इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। ठीक है? और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। और ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी n = 1/t या फिर t = 1/n, या फिर लिख सकते हो n × t = 1 होता है। गॉट दिस? तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। एक और बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा = 2πn होता है, या फिर ओमेगा = 2π/T होता है। जरूरत के हिसाब से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए। गॉट दिस? तो ये हमारे लिए बात समझ में आ जाती है। तो ये तमाम सारी चीजें आगे काम आने वाली हैं, कि एंगुलर वेलोसिटी, या इसे कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह लेते हैं। ठीक है? तो इसे हम ध्यान रखेंगे। एक टर्म आता है वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है बच्चों? तो वेवलेंथ जो होता है वो लैम्डा होता है, इसकी यूनिट मीटर होती है। और वेव स्पीड जो होती है उसे हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन तीनों का रिलेशन होता है v = n लैम्डा। क्या होता है? v = n लैम्डा होता है। तो इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। गॉट दिस? तो इतनी बात आपको बच्चों समझ में आ जाती है। इसी के आगे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SHM क्या होता है, और फिर उसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे? तो बच्चे ध्यान देंगे, हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, दोज ऑल आर पीरियोडिक मोशन, बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी में इट्स नॉट कंपल्सरी, ऐसा जरूरी नहीं है। इतनी बात सभी को क्लियर है? आप सबने ये भी देख रखा है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन में भी पार्टिकल अपने
पाथ को क्या करता है, रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम बट अबाउट अ फिक्स पॉइंट विच इज नोन एज मीन पोजीशन। क्या कहलाता था, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो रिपीटेड मोशन होता है आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ छोटे छोटे चीजें भी हम लोगों ने बात करी थी, बता रखा आप लोगों को, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंड ओमेगा वाज इक्वल टू 2 पाई एन एज वेल एज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। ऑल्सो आई हैड लर्न अबाउट व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन या रिलेशन होता है वेरिएबल का जिसमें वो अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है आफ्टर अ ड्यूरेशन। तो दैट फंक्शन इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन एंड यू आर टोल्ड टू डील विद देयर आर टू फंक्शंस, वन ऑफ साइन एंड अनदर ऑफ कॉस। तो साइन का फंक्शन क्या बताया गया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और कॉस का फंक्शन बताया गया y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। मैंने कहा था साइन का जो फंक्शन होता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ओरिजिन होता है, और जो कॉस का फंक्शन होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से होता है। तो हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था आप लोगों को, जो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था आपका, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पढ़ा था हम लोगों ने। इसके लिए जो फंक्शन है बच्चों ध्यान से समझना है, उसका जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होता है, यहां पर ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट करता है ये ऑसिलेट करना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। कॉस का जो फंक्शन है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो कुछ यहां से चलना स्टार्ट करता है, इसे हम लोग कॉस फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज ध्यान देंगे, आपको बताया गया कि एक साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है, तो साइन फंक्शन में तो कैपिटल टी यहां हो जाएगा। कॉस फंक्शन की बात करें तो एक साइकिल इसका यहां पर जाकर कंप्लीट हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो कैपिटल टी यहां होगा, ये यहां पर टी हाफ हो जाएगा, ये 1/4 साइकिल है तो यहां पर आएगा आपका टी बाई 4 आ जाएगा, ये ध्यान देंगे आप लोग, क्या आ जाएगा यहां पर, ये टी बाई 4, और ये जो होगा ये आ जाएगा 3t बाई 4। क्लियर है। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, और यहां कहीं पर मिलता है आपका टी बाई 4, और ये क्या बताया गया था 3t बाई 4 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है साइन और कॉस फंक्शन में, आई थिंक ये बात क्लियर होगी आपको। साइन का फंक्शन ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कॉस का फंक्शन हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होगा। बेसिक कंसेप्ट समझिए है कि वेवलेंथ क्या है, एक टाइम पीरियड की ड्यूरेशन में वेव जितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। इसे सिंपल शब्दों में हम ये भी कहते हैं कि किन्हीं दो कॉन्जिकेटिव क्रस्ट है, ट्रफ है, कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन है, उनके बीच की डिस्टेंस को भी हम लोग वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको बताई जा चुकी है। एक रिलेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को, v इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा, ये भी बात आपको पता है। नेक्स्ट एक चीज और बता रखी है मैंने, एन टी इक्वल टू 1 बताया जा चुका है, ये भी मालूम होना चाहिए। एक रिलेशन ये भी बता रखा है मैंने जिनका हम यूटिलाइज करेंगे बीच बीच में, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, और बताया गया बच्चों 2 पाई बाई कैपिटल टी। क्लियर है। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। परहैप्स यू हैव नोटेड डाउन साइन फंक्शन, और कॉस नहीं किया तो कॉस को फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डू इट फास्ट।
So I think have you done? Let's start next. After this we are going to study what is SHM, simple harmonic motion. So make our next heading simple harmonic motion. Simple harmonic motion. जिसे हम शॉर्ट में SHM भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SHM कहते हैं। बहुत अच्छे समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का मेन मोटो ही है टू नो व्हाट इज SHM एंड इट्स एप्लीकेशन एंड ऑल। ठीक है, तो ध्यान देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। जैसे हम बात करते हैं, अगर मैंने कहा था इस तरह से, जब रिजिड सपोर्ट से हम लोग एक थ्रेड के माध्यम से किसी सॉलिड बट स्मॉल स्फीयर ले लेते हैं, इसको हैंग करा देते हैं, देन द सिस्टम इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। इसे हम लोग क्या कह लेते हैं? सिंपल पेंडुलम कह लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सिंपल पेंडुलम हो जाता है। ठीक, ये जिस पोजीशन में हैंग कर रहा होता फ्रीली, इसे हम इसकी मीन पोजीशन कहते हैं। मतलब ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, मीन पोजीशन से अगर हम इसे डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, देन इट स्टार्ट्स ऑसिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो अपने मीन पोजीशन के टू एंड तो ये ऑसिलेट करने लगता है। कहने का सेंस ये हुआ कि ऐसे अगर आप छोड़ देंगे तो इस तरह से ये ऐसे मोशन करने लगता है। गॉट दिस? तो ये क्या कहलाता है? इससे ही, इस प्रकार के मोशन को ही हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। आप कहेंगे सर ये तो मुझे पहले ही पता था। ऑफ कोर्स पता था आपको, बट ये टर्म आपके लिए नया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। ठीक है, तो जो आपने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा है उसी का ये बेस्ट एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। हर तरह के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू डीपली। ध्यान से सुनेंगे। ये मीन पोजीशन है। SHM क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? आप कहेंगे इसे डिफाइन कैसे करते हैं? लिखना नहीं है अभी, ध्यान से सुनना है। किसी भी बॉडी का ऐसा मोशन जिसमें ये किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो रिपीटेड मोशन करता आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, बट कंडीशन इज दैट द मोशन एग्जिस्ट अप्रॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। किसमें होता है मोशन? एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो इस तरह का मोशन क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। गॉट दिस? आई थिंक समझ आ गया होगा, तो इसे लिख लीजिए फटाफट। सच अ मोशन ऑफ अ बॉडी, such a motion of a body in which it repeats its path, to and fro about mean position approx in a straight line is called simple harmonic motion। क्लियर है बच्चों? लेट्स सी। तो SHM क्या है? सिंपल समझ में आ गया कि जब कोई बॉडी अपने पाथ को फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो लगभग स्ट्रेट लाइन में रिपीट करता है, तो इसके मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। लेट्स थिंक अबाउट समथिंग मोर। कुछ और चीजें सीखते हैं, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। ये था मीन पोजीशन। जैसे आपने मीन पोजीशन से ले जा करके कुछ दूरी पर उसे छोड़ दिया आपने, तो क्या होता है? ये फिर से मीन पोजीशन की ओर आता है। ऐसा क्यों हुआ होगा कि वो मीन पोजीशन की ओर ही आए? ठीक है, या मान लो कहीं धोखे से आप भूले भटके कहीं अपना घर त्याग देते हैं, कभी चले गए भूले भटके, तो फिर लौट के घर ही वापस आते हैं। कहीं और क्यों नहीं चले जाते हैं? रेयरली ऐसा होता कि कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, बट यहां पर सर्टेनली इफ यू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टुवर्ड्स एनी साइड, then after leaving certainly it will move towards its mean position। ये हमेशा अपने मीन पोजीशन की ओर ही जाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है।
क्यों करता है ऐसा? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसे ये पार्टिकल इधर की तरफ चलने लगता है, तुरंत उस पर वापस की तरफ एक बुलावा फोर्स लगता है, यानी कि एक फोर्स एक्ट करने लगता है, जिसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो बच्चों, जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसकी खासियत क्या है? जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो रेस्टोरिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है तो हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एक्स ले रखा है। अभी आपने प्रीवियसली देखा था कि हमने साइन फंक्शन, वेव फंक्शन की बात करी थी, कॉस फंक्शन की बात करी थी, तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट था पार्टिकल का अलॉन्ग वाई एक्सिस हो रहा था, तो वहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट को वाई लिख रखा था। तो डजंट मैटर, यू कैन रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट बाय एनी सिंबल्स, बट द सेंस मस्ट रिमेन सेम, कि वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट दिस? तो ध्यान देंगे ए प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। ये तो बात समझ में आ गई कि जितना दूर जाएगा पार्टिकल उस पर रेस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा और उसे हमेशा मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। आप कहेंगे हाँ सर ऐसा होता तो है, तो ऐसा फिर क्यों होता है कि जब ये इधर गया और मीन पोजीशन की ओर आ गया लेकिन यहाँ ठहरता नहीं है, फिर वो इधर की तरफ चलने लगता है। जैसे इधर जाएगा फिर रेस्टोरिंग फोर्स उसे उधर ले जाने की कोशिश करेगा और इस तरह से बार बार ये मोशन होता रहता है तब तक जब तक उसकी एनर्जी एग्जिस्ट करती। समझ आ गया? अगर एक बार स्पेस में आप सिंपल पेंडुलम को मोशन करा के छोड़ दें तो वो अनंत काल तक मोशन करता रहेगा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पर कि हम स्पेस क्रिएट करा पाए, वैक्यूम क्रिएट करा पाए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एयर ड्रैग लगता रहता है, एयर रेजिस्टेंस लगता रहता है। इसीलिए एक बार डिस्प्लेस करा के छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद धीरे 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 उसका ऑसिलेशन कम होने लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी लूज होने लगती है और फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। कहाँ जाता है? रेस्ट में आ जाता है। बोलो बात समझ में आई है सबको? तो ध्यान देना है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी तो है लेकिन ये माइनस साइन लगा देते हैं, यानी कि जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक उसके अपोजिट हमेशा रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। बोलो पहली बात समझ में आ गई? तो एसएचएम की ये पहली कंडीशन है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल रहेगा और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहेगा। देखो जब पार्टिकल इधर जा रहा था तो फोर्स रेस्टोरिंग इधर लग रहा था, और जब पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर है? और जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो वहां पर रेस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी? 0। इज दैट क्लियर? एक और बात यहां से निकल कर आती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन को हम अल्फा लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाता है। गॉट दिस? तो यहां पर देखें बच्चों तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स अपॉन एम। क्लियर है? तो ये दो कंडीशंस है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है टू हैव अ बॉडी एसएचएम, यानी कि पार्टिकल का मोशन कैसा हो, एसएचएम हो, वो तभी संभव है जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी, यानी कि बॉडी पर लगने वाला रेस्टोरिंग फोर्स एज वेल एज एक्सीलरेशन बोथ मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। गॉट दिस? समझ आ गई बात सबको? तो लिखिए नेक्स्ट लाइन से इसमें, फॉर मोशन टू बी एसएचएम, for motion to be SHM, following two conditions must be fulfilled. Following two conditions must be fulfilled. First, restoring force directly proportional to displacement in opposite direction, that is, ये नोट करेंगे, F proportional to minus x, and second point, the acceleration is also directly proportional to displacement in opposite direction, समझ आ गया बच्चों? क्लियर है? ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ये दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर अ बॉडी टू हैव एसएचएम।
कोई कंफ्यूजन टिल नाउ? बोलना भी है क्लास में, एकदम से शांत नहीं बैठना है। क्लियर है? तो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसएचएम। क्लियर है? एक और बात ध्यान देना है कि बॉडी का जो मोशन होना चाहिए अप्रॉक्स इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ऐसे अभी आगे इस चैप्टर में ही हम लोग डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे जिसमें हमें ये प्रूव करना होगा कि बॉडी का मोशन कैसा है, एसएचएम है। तो हम क्या करेंगे, एनी हाउ उस पर लगने वाले रेस्टोरिंग फोर्स को प्रोपोर्शनल दिखाएंगे डिस्प्लेसमेंट के और अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देंगे, तो हम कह पाएंगे कि हाँ उस पर्टिकुलर बॉडी का मोशन कैसा है, एसएचएम है। और जब हमें एसएचएम पता चल जाएगा तो फिर हम उसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट भी करेंगे। गॉट दिस? समझ आ गया सभी को? ओके, तो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हम लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग एसएचएम। नेक्स्ट हेडिंग है एसएचएम इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्शन of a particle executing UCM। आप कहेंगे सर यूसीएम तो हमने सुना है, ऑफ कोर्स आप सबने सुन रखा है कि यूसीएम क्या होता है, वही अपना पुराना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे उसमें कैसे एसएचएम आ जाता है भाई, ध्यान देंगे। हमने मान लिया यहां पर इस तरह से हमने मान लिया कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, इस पार्टिकल का सेंटर हो गया। ठीक है, और पार्टिकल यहां कहीं पर सपोज दैट क्या कर रहा है, यूसीएम कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमने मान लिया किसी टाइम टी पर पार्टिकल यहां पर है और इसके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो मान लेते हैं स्मॉल ए। कितना है बच्चों, स्मॉल ए मान लिया इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस। ठीक है, अगर हम इस सर्कुलर पाथ के दो डायमीटर्स ले लें, एक हम ले लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा हम ले लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस, और ये इसका सेंटर हो जाता ओ। गॉट दिस? ध्यान देना है, अगर इस पार्टिकल का हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें अलोंग एनी ऑफ द डायमीटर्स, किसी भी डायमीटर पर अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, तो इस पर ड्रॉ करोगे बच्चों तो ये प्रोजेक्शन मिल जाएगा, और इस पर ड्रॉ करोगे तो ये प्रोजेक्शन मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? ध्यान देना, इसको हम नॉमिनेट करते हैं m और इसे हमने नॉमिनेट कर दिया n। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ध्यान से सुनना कि कैसे किसी यूसीएम एग्जीक्यूट करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन गोज टू शो एसएचएम रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान देंगे, ये पार्टिकल p है, अभी किसी टाइम t पर जब आपकी नजर पड़ी, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज ये मोशन कर रहा है, इट मे डू क्लॉकवाइज ऑल्सो, दोनों तरफ हो सकता है, डजंट मैटर। तो अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आप देखेंगे जब पार्टिकल पी यहां पर है तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर है। जरा ध्यान से सुनना, जब ये यहां पर आएगा प्रोजेक्शन कहां आएगा, यहां पर आएगा। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन कहां पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां आएगा तो प्रोजेक्शन यहां पहुंचेगा। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां आएगा तो प्रोजेक्शन भी यही रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग डायमीटर वाले पर प्रोजेक्शन यही रहेगा। फिर पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन फिर से यहां आ जाएगा, पार्टिकल यहां पहुंचेगा प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा, पार्टिकल यहां पर जब होगा तो प्रोजेक्शन फिर से यहां होगा, पार्टिकल यहां पर होगा तो फिर प्रोजेक्शन यहां पर होगा, पार्टिकल यहां आ जाएगा तो प्रोजेक्शन भी यही रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पर आएगा। तो आप देखते क्या है कि जब पार्टिकल ऐसे चल रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग, तो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डायमीटर इस मीन पोजीशन ओके टू एंड फ्रो ऐसे मोशन कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन में। बोलो कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अरे कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा भाई? क्लियर है? तो ये मोशन कैसा हो गया, देखो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मिलता है और मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मिलता है, मतलब इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो है वो क्या करने लगता है, एसएचएम करने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार वाई एक्सिस वाले को भी हम देख सकते हैं, जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां रहेगा,
पार्टिकल यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पहुंच जाएगा, पार्टिकल यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पहुंच जाएगा, फिर पार्टिकल यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ। इस प्रकार पार्टिकल तो अलोंग द सर्कुलर ट्रैक चल रहा होगा, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है परपेंडिकुलर है, उस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऐसे वाई एक्सिस पे क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। बोलो कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? क्लियर है? तो कुल मिला के हम ये देखने को पाते हैं कि जब कोई पार्टिकल यूसीएम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उस समय उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऑन एनी ऑफ टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स परफॉर्म्स एसएचएम। क्या करता है? एसएचएम करता है। क्लियर दैट? समझ आ गया सभी को? तो राइट इट डाउन, इसी को लिखना है। लिखेंगे व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स UCM, when a particle executes UCM, then its projection on any of two mutually perpendicular diameters represents SHM। क्या रिप्रेजेंट करता है? SHM रिप्रेजेंट करता है। और ये डायग्राम बना लीजिए, और हम मान लेते हैं किसी टाइम टी पर ये जो पार्टिकल है, ये जो है एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो अगर इधर से थीटा है तो हम इधर से भी इसे थीटा ही ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? थीटा। क्लियर है बात? ऑल्टरनेट एंगल होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? जल्दी से डायग्राम बनाइए फटाफट। हो गया बच्चों? अब ध्यान देंगे वाई एक्सिस पर जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि O to N का जो गैप होगा ना, ये इसे हम y लिखेंगे क्योंकि ये y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से O से M तक का डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिख पाएंगे? x लिख पाएंगे क्योंकि ये x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए? तो बना लीजिए और उसके बाद एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM या ऑफ SHM लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया है। नोट कर लिया इतना सबने भाई? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM कैसे आएगा, जरा गौर से सुनिएगा। एक बार हम बात करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ONP। जरा ध्यान दो कहां पर है? ONP, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। और एक बार हम OMP की बात कर लेंगे, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो लेट्स इसी बहुत ध्यान से देखेंगे। हम बात करने वाले बच्चों इन राइट एंगल ट्रायंगल ONP। किसकी बात कर रहे हैं? ONP की। ध्यान से सुनो, इसमें हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का। ठीक है, तो साइन थीटा लगाएंगे। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा ये है, इसके सामने क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम लिख पाएंगे इसमें साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? ON है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? OP है। ON की औकात कितनी है बताओ? Y है। और OP की वैल्यू क्या है? स्मॉल a। गॉट दिस? तो देखो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? y इक्वल टू मिल जाएगा बच्चा लोग a साइन थीटा। बोलो मिला या नहीं मिला? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। गॉट दिस? इसी तरह से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ध्यान से समझो। इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP की अगर मैं बात करता हूं, इसमें हम लगाएंगे cos थीटा, क्योंकि हमें बेस चाहिए और बेस का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे पाता है? cos। तो यहां पर हम लगाएंगे cos। तो यहां पर आ जाएगा बच्चा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस यानी कि OM अपान हाइपोटेन्यूज यानी कि OP, और OM की वैल्यू क्या है? x अपान क्या बच्चों? a है। तो बताओ जरा x इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर? a cos थीटा।
तुम्हें समझ आया या नहीं आया भाई? एक और बात ध्यान देना, सिंस ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चों थीटा अपान टी, तो बताओ भैया थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। दोनों जगह धर दो वैल्यू धीरे से, तो क्या आ जाएगा भाई, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बोलो जरा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए कॉस ओमेगा टी। बोलो सबको समझ आई है बात? सो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस इन एसएचएम। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाते हैं एसएचएम। गॉट दिस? समझ आ गया? अब आप सोचेंगे सर आपने जो पीरियोडिक फंक्शन बताया था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अच्छा वो यहीं से आया था। समझ आ गई बात या नहीं? क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो फटाफट।